बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मेरा नाम आपको पता है डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी, और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी व्यूज़। और अभी जो हम टॉपिक आज का रखा है ये भी मेडिकल टॉपिक है, न्यूरोसर्जरी से रिलेटेड। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ, और मैंने ये अभी कुछ इरादा किया है कि कुछ जो न्यूरोसर्जरी टॉपिक्स हैं उन पे बात की जाए तफसील से, जो कि ख़ास तौर पर डॉक्टर्स को लेके हो। मेरा शौक़ था कि मैं कोई किताब लिखूँ। किताब लिखना चूँकि शायद थोड़ा मेरे लिए दिक्कत है, तो मैंने कहा कुछ वीडियोज़ बना के डाला जाए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया जाए। इसको और भी हम रिफ़ाइन करेंगे आहिस्ते आहिस्ते। अभी हम पहला राउंड कर रहे हैं जिसमें हम डाल रहे हैं कुछ वीडियोस। उसमें पिक्चर्स नहीं है, लेकिन फिर बाद में पिक्चर्स को भी एडिट करने के लिए जैसे जैसे मैं सीख लूँगा एडिटिंग का तरीका, फिर इंशाल्लाह वो भी हम उस हिसाब से डाल लेंगे। लेकिन बहरहाल अभी हम जो शेयर कर सकते हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी का जो टॉपिक है वो है डोमिनेंट हेमिस्फीयर हेमरेजिक स्ट्रोक। यानी हमारे ब्रेन में या तो हम लेफ़्ट हैंडेड होते हैं या हम राइट हैंडेड होते हैं। अगर हम राइट हैंडेड होते हैं तो हमें जो हमारा जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है वो लेफ़्ट साइड को बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है। और हमारा एक स्पीच एरिया होता है जिससे हम बात करते हैं। अगर हम डोमिनेंट लेफ़्ट हैंडर हैं तो मेरा जो राइट ब्रेन होगा वो डोमिनेंट होगा, क्योंकि मैं लेफ़्ट हैंडेड हूँ तो मेरा जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है वो डोमिनेंट है। जबकि जो लोग राइट हैंडेड होते हैं, राइट हैंडेड बॉलर्स होते हैं, राइट हैंडेड रैकेट से खेलते हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन होते हैं, ये जो होते हैं ये जो है अपना लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन, तो उनका जो लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन होता है वो डोमिनेंट होता है। और लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन जो है, चूँकि उस पर स्पीच एरिया होता है, ब्रोकाज एरिया होता है, तो वो डोमिनेंट हेमिस्फीयर होता है। तो इस हवाले से कुछ लोग जो होते हैं बायलैटरली काम कर सकते हैं दोनों, उनके लिए दोनों एरिया ही कुछ कुछ हद तक डोमिनेंटरी रोल प्ले करते हैं। तो हम अभी ये बात देख रहे हैं कि हेमरेजिक स्ट्रोक हो गया हो, हेमरेजिक ब्लीड हो गया हो, किसमें? डोमिनेंट हेमिस्फीयर में। इसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। मैंने एक पेशेंट ट्रीट कर रहा हूँ आजकल। वो 63 ईयर ओल्ड फीमेल विद द हिस्ट्री ऑफ द लेफ्ट मिडल सेरेब्रल आर्टरी ऑक्लूजन विद परसिस्टेंट राइट हेमीपैरेसिस। और वो जो है ना, मतलब ये कि वो पेशेंट जो थी उसको जो हम ट्रीट कर रहे थे उसकी हिस्ट्री थी कि लेफ़्ट एमसीए उसकी टेरिटरी ब्लॉक था, लेफ़्ट मिडल सेरेब्रल आर्टरी ऑक्लूजन था, जिसकी वजह से उसका जो राइट हेमिपैरेसिस था, और जो है उसका हमने T1CI 3 रीपरफ्यूजन किया आफ्टर मैकेनिकल थ्रम्बेक्टमी। तो जो है उसके बाद हमने थोड़ा सा उसके अंदर देखा हुआ पेशेंट जो थी उसको पहले ग्रेविस डिजीज़ भी थी, यानी कि पहले पेशेंट वाज हिस्ट्री ऑफ द ग्रेविस डिजीज़। और ना जब हमने एग्जामिन कर रहे थे तो लेथार्जिक थी, मॉडरेटली कंफ्यूज, oriented to person only which is beside him, but she is not recognizing the other guy or other person. And the cranial nerves were intact, all cranial nerves were intact, and the sensation was intact, but the right sided power was diminished significantly, 1/5 power in the upper extremities and the राइट लोअर एक्सट्रीमिटी। यानी कि राइट साइड का सिग्निफिकेंट हेमिपैरेसिस है, यानी 1/5 पावर है, काफ़ी सिग्निफिकेंट कमज़ोरी आ चुकी है उसमें। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में डेफिनेटली एक हमें एज अ डॉक्टर, एज अ स्टूडेंट, हम हर मरीज़ को हमारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस होना चाहिए, फिर एक प्रोविजनल डायग्नोसिस होना चाहिए। ठीक है, प्रोविजनल डायग्नोसिस तो है हमारे पास कि जो है डोमिनेंट हेमिस्फीयर में हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है। और क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि उसे प्रोग्रेशन ऑफ द इस्कीमिक स्ट्रोक हो गया हो, उसको हेमरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इस्कीमिक स्ट्रोक हो गया हो, यानी कि जो इस्कीमिक स्ट्रोक है इट विल कन्वर्ट इनटू द हेमरेजिक स्ट्रोक। एंड ऑल्सो इसमें हमने जो है क्या कहते हैं, इसके लिए पेशेंट को एडमिट किया, पेशेंट को आईसीयू में एडमिट किया, उसका लैब इन्वेस्टिगेशंस किए, कंप्लीट ब्लड काउंट किया, उनका इलेक्ट्रोलाइट्स
उनका क्रेटिनिन, उनका यूरिया, पीटी, प्रोथ्रम्बिन टाइम, पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। इसके अलावा हमने ESR भी किया उनका, और हमने CT स्कैन ब्रेन किया जिसमें हमने देखा, और CT एंजियोग्राम भी किया। CT एंजियोग्राम हैज़ बीन परफॉर्म which is considered that which shows and there is a at the level of the basal ganglia there is a 50 cc hematoma in the left basal ganglia which is about 11 meter, which is causing 11 millimeter midline shift, and peri means हेमाटोमल एडिमा था, यानी कि उसके अतराफ में एडिमा था। हम वैसे जो ट्यूमर की होता है उसे तो हम वेजोजेनिक एडिमा कहते हैं, और जो ट्रोमा की वजह से होते हैं उसे हम साइटोटॉक्सिक एडिमा कहते हैं। और ये जो होता है ये कुछ थोड़ा सा मिक्स होता है, इसमें कुछ वेजोजेनिक एलिमेंट भी होता है और कुछ साइटोटॉक्सिक एलिमेंट भी होता है जो इंट्रासेरेब्रल ब्लीड्स होते हैं। अच्छा, जो हमने इमेज देखा तो उसमें हमें क्या लगा, क्या हमारे डिफरेंशियल बने इमेज पे जो हमारे डिफरेंशियल बन रहे हैं वो है हेमरेज फ्रॉम अ प्राइमरी और मेटास्टैटिक ट्यूमर। दूसरा, प्रोग्रेशन ऑफ द इस्कीमिक स्ट्रोक इनटू द हेमरेजिक स्ट्रोक, वेस्कुलर मालफॉर्मेशन, AVM आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन, रप्चर, और कैवर्नस साइनस हेमेंजियोमा may be rupture in a younger age group, but she is a 63-year-old, so we cannot consider, but there is a type of the differential diagnosis on imaging. Or hemorrhagic stroke, more common in the older patient, hypertensive basal ganglia bleed, very typical, basal ganglia bleed, hypertensive, very typical. Vasculitis, amyloid angiopathy is the most common in the elderly people. So the traumatic intraparenchymal hemorrhage, history of trauma, hemorrhagic transformation of the ischemic stroke, and the rupture of the arterial aneurysm. So history of the perianeurysmal fibrosis from previous rupture. Infection, yes, infection can cause the mycotic aneurysm, and the rupture of the mycotic aneurysm can cause this, but not typical like this. But it seems to be more like a hypertensive type of basal ganglia bleed, which is the most common thing, and or maybe another thing, this ischemic infarction has been converted into the onto the जो है ये अपना हेमरेजिक इन्फार्क्ट, यानी हेमरेजिक इन्फार्क्ट में कर। तो ये सारी की सारी वर्कअप है जिस पे हम बात कर रहे हैं। अच्छा, फर्दर वर्कअप अगर हम देखते हैं तो इसमें जो है आप ABGs करते हैं, और इसके अलावा MRI भी कर सकते हैं। MRI जो होता है वो कंफर्म करने के लिए होता है विद MRA के उसका कोई जैसा कि मैंने कहा हम CT और CTA पहले कर चुके थे, बाद में हम MRA और MRI दोनों कर सकते हैं ताकि हमें फर्दर इंफॉर्मेशन मिल सके। और जो है अगर हम चाहें तो जो है डिजिटल सबट्रैक्शन 4 वेसल एंजियोग्राफी कर सकते हैं, विच इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड टू आइडेंटिफाई एनी वेस्कुलर लीजन, स्पेसिफिक वेस्कुलर लीजन, जैसे कि AVM हो गया, एन्यूरिज्म हो गया, या कोई और इस तरह का है। इवन दो हेमेंजियोमास भी बहुत अच्छा उस पर हमें नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा जो इस सारे सिनेरियो में द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ दिस थिंग इज द हेमरेजिक स्ट्रोक आर द रिजल्ट ऑफ द हेमरेज इनटू द ब्रेन पैरेन्काइमा, एंड दिस हेमरेज कॉज लोकल मास इफेक्ट। This hemorrhage cause local mass effect and disrupting cerebral architecture and causing perihemorrhagial ischemia or secondary brain injury from blood product breakdown and resulting edema can also occur. So hemorrhagic stroke can result from a variety of underlying pathologies including hypertension, vasculopathy, trauma, tumor, vascular malformation,
ये और कहने की बात ये है कि हेमरेजिक स्ट्रोक जो होते हैं ये डेफिनेटली हेमरेज की वजह से होते हैं, ब्रेन पैरेन्काइमा में हाइपरटेंशन की वजह से होते हैं, और ये हेमरेज का जो होता है वो एक लोकल मास इफेक्ट पड़ता है पूरे ब्रेन पर, पूरा ब्रेन जो है उससे इफेक्टेड हो जाता है, और फिर बाद में ये जो हेमरेजिक प्रोडक्ट्स होती हैं ये ब्रेक डाउन होती है, और उसकी वजह से उसके अराउंड में एक एडिमा क्रिएट होता है, और ये जो हेमरेजिक स्ट्रोक जो है ये और भी बहुत सारी अंडरलाइंग पैथोलॉजीज़ की वजह से हो सकता है, जैसे कि हाइपरटेंशन है, वेस्कुलोपैथी है, ट्रोमा है, ट्यूमर है, वेस्कुलर मालफॉर्मेशन है, और हेमरेजिक लोकेशंस जो होते हैं यानी जिस जगह पे हेमरेज होते हैं ये पेशेंट्स की एज भी इसमें काफ़ी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एल्डरली पेशेंट होंगे, ख़ास तौर पे जो 70 ईयर से ज़्यादा हैं उनको लोबार हेमरेज ज़्यादा होंगे, और वो जो है सेरिब्रल समझ लें एमोलॉइड एंजियोपैथी की वजह से होते हैं। जबकि जो क्या कहते हैं 45 एज से जो 70 के दरमियान में होते हैं वो बेसल गैंग्लिया हेमरेज होते हैं, और ये आमतौर पे हाइपरटेंसिव ब्लीड की वजह से होते हैं। तो कहने की बात है कि जितना हमें एक थोड़ा सा एज से भी रिलेट करते हैं कि अगर अबव देन 70 हैं तो एमोलॉइड एंजियोपैथी की वजह से हो सकते हैं, अनअवॉइडेबल होता है, उसे रोकना मुश्किल हो जाता है, और वो 45 से जो 70 के दरमियान है वो हाइपरटेंसिव बेसल गैंग्लिया ब्लीड होती है, उसमें जो है हमें बेहतर है कि हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें। और जो 45 से भी यंगर एज ग्रुप है यानी यंगर एज ग्रुप देन द 45 अंडरलाइंग वेस्कुलर लीजन सच एज AVM, कैवर्नोमास, aneurysm must be highly considered. Trauma, hemorrhagic transformation of the ischemic stroke from the into the hemorrhagic stroke, cirrhosis, anticoagulation, ये तमाम के तमाम एज 45 से बिलो में ज़्यादा। एज बिलो 45 में जो ट्यूमर सबसे ज़्यादा हमने नोटिस किए हैं, सॉरी जो ब्लीड्स के कॉजेज जो सबसे ज़्यादा नोटिस किए हैं वो ये हैं कि उसमें ट्रॉमा है, हेमरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इस्कीमिक स्ट्रोक है, सिरोसिस है, एंटी कोगुलेंट्स का इस्तेमाल है। अब इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं इसमें हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। टारगेट जो हमारा चाहिए कि 140/90 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर सीजर्स हैं तो सीजर प्रोफैलेक्सिस देनी है हमने। कोगुलोपैथी है उसको करेक्ट करना है। कोगुलोपैथी यानी कि अगर PTA रेज है तो उसको जो भी है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या फिर जो भी है उसके लिए, अगर सिरोसिस है तो हमें हेपेटोलॉजिस्ट की या इंटरनल मेडिसिन वाले की मदद लेनी चाहिए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए। इसके अलावा इंट्राक्रेनियल प्रेशर को मैनेज करने के लिए अगर हमें ड्रेन की ज़रूरत तो हम ड्रेन डाल सकते हैं, और दूसरे भी मेजर्स हैं जिस पे हम अभी बात करेंगे। ब्लड प्रेशर कंट्रोल जो होता है जैसे कि मैंने कहा कि 140/90 उससे कंट्रोल करना है, और प्रोफाइलेटिक एंटी कन्वल्सेंट और सडेशन, एनाल्जेसिया, निमोडेपिन टू अवॉइड द वेसोस्पाज्म, स्पेशली इफ यू आर सस्पेक्टिंग द सबअराक्नॉइड हेमरेज। So the surgical option here is a controversial. Lot of doctors are supporting the surgical option and lot of doctors not supporting the surgical option. The doctors are supporting the surgical option. They are choosing the standard craniotomy or microsurgical evacuation is considered in patient with the lobar clot more than 30 ml. If more than 30 ml and within 1 centimeter of the cortical surface, yani if it is deep, no need to go deeper, are not good results. If they are on surface or near to the surface or just below to the 1 centimeter of the cortical surface, then you go for the surgery. Otherwise surgery will not give any extraordinary benefit. तो ये तमाम बातें हैं कि सर्जरी सिर्फ 30 ml से ज़्यादा है तो आप कर सकते हैं। ये पेशेंट है, इसमें हमने देखा था कि इसका 55 से भी ज़्यादा है और बेसल गैंग्लिया ब्लीड था, और कॉर्टेक्स से 2 सेंटीमीटर था, बहरहाल 1 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा उसकी मिडलाइन शिफ्ट थी तो जाना पड़ा। और देन ये जो डीकम्प्रेसिव क्रेनियोटमी होती हैं ये कभी कभी विदाउट क्लॉट इवैक्यूएशन भी आप कर सकते हैं और विद क्लॉट इवैक्यूएशन भी कर सकते हैं। मिनिमल इन्वेसिव इवैक्यूएशन प्लस थ्रोम्बोलिसिस कर सकते हैं। ये अभी इस पर ट्रायल चल रहा है।
लेकिन इसकी अभी फाइनल वो नहीं है। कुछ लोग करते हैं लेकिन इसकी जस्टिफिकेशन इतनी आसान नहीं होती है, ख़ास तौर पे जहाँ पर लिटिगेशन बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहता है। दूसरी बात ये कि एंडोस्कोपिक हेमाटोमा इवैक्यूएशन, इस पे भी ट्रायल चल रहा है लेकिन इसकी फाइनल अभी हमें नहीं पता। सर्जिकल टेक्निक में जो ख़ास तौर पे माइक्रो सर्जिकल इवैक्यूएशन होती है उसमें पेशेंट की पोजीशनिंग और क्रेनियोटमी वो डिपेंड करता है कि ट्यूमर का हेमरेज लोकेशन क्या है। और क्रेनियोटमी के बाद ड्यूरा हमने ओपन छोड़नी है और या फिर हम उसके ऊपर जो है ना अच्छे से मत समझ लें कि ना सिर्फ कवरिंग दे दें, ताकि वो जो ना मतलब ये कि प्रेशर जो है उसको कम किया जा सके। सो द ड्यूरा इज़ ओपन एंड एनी अंडरलाइंग पैरेन्काइमा इज़ केयरफुली डाइसेक्टेड टू एक्सपोज द क्लॉट। हमने ड्यूरा ओपन किया, ड्यूरा ओपन करके हम अंदर गए, अंदर पैरेन्काइमा को केयरफुली हमने डाइसेक्शन की है। मिनिमल इंजरी, मिनिमल मीन्स डाइसेक्शन हो और मिनिमल रिट्रैक्शन हो। द कॉम्बिनेशन ऑफ द micro aspiration and forceps evacuation is used depending on the clot consistency. Sometimes clot are liquefied, it is easy to be in the suction, and if it is not liquefied then you have to the use of the forceps, वो जो forceps का इस्तेमाल करना पड़ता है हमें। और फिर the resection cavity is thoroughly flushed, मतलब कि जो आप निकाले उसको अच्छे से आप पानी से उसे वॉश कर लें, नॉर्मल सेलाइन से वॉश कर लें, and hemostasis is ensured prior to the closure. For minimal invasive hematoma evacuation, positioning is based on the hematoma location and cannula is stereotactically placed into the center of the clot, and hand aspiration using a 10 ml syringe is performed until resistance is noted. A soft ventriculostomy catheter, एक सॉफ्ट वेंट्रिकुलोस्टमी कैथेटर जो है is placed through the rigid cannula, and the thrombolytic agent can be injected and closed for 1 hour prior to being opened for a gravity drainage. So endoscopic hematoma evacuation positioning is based on the hematoma location and access to the gland using neuronavigation software. Burr hole is created, an access site, and the endoscopic sheath is inserted into the distal aspect of the hematoma, and the evacuation typically proceeds distal to proximal with slow withdrawal of the sheet. So ये अभी अंडर ट्रायल है दोनों के दोनों जो मैंने बताया। बाकी जो ओपन सर्जिकल टेक्निक है वो इट्स वेल नोन है, पॉपुलर है, सब लोग करते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन अवॉइडेंस और कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं कि जो क्लॉट इवैक्यूएशन होता है ये थ्योरेटिकली एडवांटेजियस होता है फॉर अवॉइडेंस ऑफ द सेकेंडरी इंजरी फॉलोइंग हेमरेजिक स्ट्रोक। और क्लिनिकल डाटा जो है उसका अभी इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ सर्जरी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ वी कैनॉट प्रॉमिस और वी शुडंट प्रॉमिस। Careful patient selection or surgical planning are needed to avoid any complication. So surgical evacuation, manipulation of the penumbra ischemic tissue is thought to contribute to secondary injury and should be minimized. So endoscopic evacuation जो है the limited field of view and potentially distorted anatomy required an operator with baseline technical skill set to practice endoscopic neurosurgery. Otherwise, current guidelines for endoscopic evacuation are for supratentorial clot more than 30 ml is indicated. तो बहरहाल एंडोस्कोपिकली करें या स्टीरियोटैक्टिकली करें या सिर्फ मिनिमल इन्वेसिव करें, मोर देन 30 ml पे तो काफ़ी लोगों का एग्रीमेंट है, लेस देन 30 ml पे लोगों का इतना एग्रीमेंट नहीं है, बहुत डीप पर लोगों का एग्रीमेंट नहीं है, बेसल गैंग्लिया पे एग्रीमेंट है, एज पर एग्रीमेंट है। तो कहने की बात यह है कि न ये टॉपिक हमने आपके आगे रखा, कोशिश करेंगे इसमें और बेहतरी लाने की आहिस्ता आहिस्ता, हमारे इरादा यही है। बहरहाल जो भी था आपके सामने अपनी राय साझा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स लिखिए, लाइक कीजिए और हमें इनकरेज कीजिए। थैंक यू सो मच। फी अमान अल्लाह।